नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। और आज किसका होगा मंगल, लगातार बड़ी कवरेज स्वदेश न्यूज पे हम लगातार आपको दे रहे हैं। आज उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। तीन विधानसभा सीट और एक लोकसभा सीट पर आज काउंटिंग हो रही है और लगातार पल पल की अपडेट लेकर हम आपके साथ पहुंचे हैं। और आज हम बताने वाले हैं, चूंकि आज मंगलवार है, किसका होगा मंगल। दोनों पार्टियों ने, चूंकि उपचुनाव की अगर बात करें तो जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की साख का सवाल था, वहीं कांग्रेस ने भी नपे तुले और सधे तरीके से इस पूरे उपचुनाव में प्रचार किया है। चाहे हम कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ अपने तेज तर्रार जिस तरीके से उनके बयान होते हैं उनको साधते हुए उन्होंने जिस तरीके से प्रचार किया, और अगर बात करें शिवराज सिंह चौहान की तो उन्होंने लगातार ताबड़तोड़ जो पूरी चारों विधानसभा पे दौरे किए। उसके बाद में आज किसका होगा मंगल, लगातार एक बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। अगर खंडवा लोकसभा की बात करें तो वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अभी आगे चल रही है। उसके बाद रैगांव की बात करें तो वहां पर भी चारों सीटों पर, 3 विधानसभा सीट और एक लोकसभा सीट पर अभी भारतीय जनता पार्टी शुरुआती रुझानों में आगे चल रही है। खंडवा लोकसभा सीट के पहले राउंड की मतगणना पूरी हो गई है। 8 विधानसभा सीटों और भाजपा को 16,984 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस को 11,264 वोट मिले हैं। 5,500 से ज्यादा की लीड अभी भारतीय जनता पार्टी ने बना के रखी। 53% वोट भाजपा को मिले हैं, वहीं कांग्रेस को 37% मिले। अगर रैगांव की बात की जाए तो 2 राउंड में 5,754 वोट जो है मिले हैं, जबकि भाजपा को 5,973 वोट मिले हैं। कांटे की टक्कर रैगांव में चल रही है। अगर पृथ्वीपुर की बात करें तो पृथ्वीपुर में भी भारतीय जनता पार्टी अभी लीड बनाए हुए है। आज जो कि लगातार मतगणना हो रही है और मतगणना की प्रत्येक पल पल की खबर हम आपको स्वदेश न्यूज पर दिखाएंगे। हमारे साथ में मेहमान जुड़े हैं, गुलरेज शेख भारतीय जनता पार्टी से और अभिनव बरेलिया जो है वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। लगातार दोनों मेहमानों से सुबह से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। गुलरेज जी, तीनों विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर आज मतगणना हो रही है और भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर अभी आगे चल रही है। क्या कहेंगे, ये शुरुआती रुझान है, कुछ पलट सकता है क्या पासा आगे जाके? अभी कुछ देर पहले भी यही कहा था कि 2 सीटें, जो तो पृथ्वीपुर की सीट है और एक खंडवा की सीट है, यहाँ तो मैं पर्सनली प्रेजेंट रहा हूँ। और खंडवा में जो था, एक नंदू भैया का जो लॉस हुआ, तो जन समर्थन काफी ज्यादा है, पब्लिक की भावनाएं भी जुड़ी है नंदू भैया के साथ। तो कहीं न कहीं जनता भी और कार्यकर्ता भी पाटिल साहब में वो छवि देख रहे हैं, क्योंकि वही विनम्रता दिख रही है, वही लोगों से खुश होकर मिलना, गले मिलना और एक जमीनी भाव, वो सब देख रहे हैं। तो मेरा एक मोटा एक एनालिसिस है, हो सकता है कि इतना सटीक नहीं बैठे, लेकिन चूंकि मैं वहां पर्सनली था कि 2.25 लाख 2.5 लाख के आसपास से ये सीट निकलेगी। पृथ्वीपुर में जो एक चीज मैंने देखी कि ऐसा लगता है कि लोग जो है बीजेपी के चेहरे को आगे रखकर एक व्यवस्था से लड़ रहे हैं। वहां पर कांग्रेस को एक गुंडा दल के रूप में देखा जा रहा है और उसके विरोध में लोग व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए वोट कर रहे हैं, ऐसा मेरा आभास है। तो और उसके केंद्र में बीजेपी है कि परिवर्तन कर सकता है कोई तो भाजपा कर सकती है। तो ये 2 सीटें तो मेरा सटीक विश्लेषण दिखता है। बाकी 2 जो जिन पर मैं नहीं गया हूँ, लेकिन मेरे मित्रों से मैंने पूछा तो स्थिति बहुत अच्छी है। अच्छा, तो क्या माने 50-50 हो सकता है क्या? क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, वहां पर जब पहले जो चुनाव हुए थे उसमें बृजेंद्र सिंह राठौर जो है वहां से प्रत्याशी थे और जीत कर भी आए थे, मंत्री भी रहे। लेकिन एक बड़ी बात है कि अब वहां पर सहानुभूति की बात की जा रही है कि सहानुभूति की लहर जो है चल रही थी, उनके बेटे को वहां से कांग्रेस ने टिकट दिया है। अभिनव जी, इस बार अगर बात की जाए, कमलनाथ जी ने बहुत ताबड़तोड़ दौरे किए हैं, जमीन पे पहुंचे हैं, लोगों से सतत संपर्क में रहे हैं। क्या माना जाए आपका कि परिणाम क्या होंगे? क्योंकि थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद सब चीजें साफ हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन एक हिसाब से अगर देखा जाए तो कमलनाथ जी जब पहुंच रहे थे जनता के पास तो उनका कहना था कि आप हमें, अगर ये सीटें हम जीत भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो महंगाई है, उसके खिलाफ वोट दीजिए, एक संदेश जाएगा। क्या कहेंगे अभिनव जी? पहले भी मैंने बोला कि ये चुनाव क्यों हो रहा है। चुनाव इसलिए हो रहा है कि हमारे जो पूर्व जो साथी हमारे जितने विधायक थे वो कोरोना काल में कोरोना की मिसमैनेजमेंट के कारण अपनी जान गंवाई है, उसकी वजह से ये चुनाव हो रहा है। दूसरी रही बात पेट्रोल, डीजल, सब्जी, अभी आप मार्केट में जाएंगे किस तरीके से ये मुद्दा बना हुआ है। जनता इन सब चीज़ों से त्रस्त है।
अब आप कहें कि धनबल और बाहुबल से, जिस तरीके से आप बता रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी ताबड़तोड़, मतलब एक मुख्यमंत्री जिस जगह पे 4-4 बार जा रहे हैं, पृथ्वीपुर में आपने देखा होगा जिस तरीके से 4-4 बार जा रहे हैं, तो उनको अपनी साख बचानी है या जो भी उनका अंदर का मिसमैनेजमेंट है उसको ठीक करना है, लेकिन जनता को तो अपने मुद्दे, जनता को तो अपनी परेशानियां से लड़ना ही है ना। तो जनता इसका जवाब इस उपचुनाव में देगी। और अगर धनबल और बाहुबल की बात करें तो बीजेपी जिस तरीके से अभी हमारे साथी गुलरेज जी ने बताया है कि सहानुभूति नंदू जी के प्रति रहेगी, तो देखिए सहानुभूति तो पृथ्वीपुर में बृजेंद्र सिंह राठौड़ जी भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, एक वरिष्ठ नेता थे और उनकी भी अपनी छवि थी। तो पब्लिक ये सब चीजें तो सोचती है, लेकिन उसके साथ साथ अभी जिस चीजों से वो लड़ रही है, उनके पास खाने कमाने के वांदे हैं, तो ये सब चीजों से जूझने और लड़ने के लिए जनता को समझना पड़ेगा कि वो भाजपा के साथ खड़ी होती है कि कांग्रेस के साथ खड़ी होती है। अभिनव जी, लगातार एक और बात जो कि सामने आई है कि सरकार चूंकि जनता ने आपकी बनाई थी, लेकिन जिस तरीके से जो हुआ वो सबने देखा, लेकिन उपचुनाव में जाने के पहले अगर कहा जाए तो कहा जाए यहाँ पे कमलनाथ जी की भी साख दांव पर लगी है और शिवराज सिंह चौहान की भी जो साख है दांव पर लगी है। लेकिन एक हिसाब से कहा जाए सहानुभूति की अगर बात करें तो पृथ्वीपुर में अगर जो जैसे आपने टिकट दिया, उसके बाद में अगर बात करें हम खंडवा लोकसभा की बात करें, यहाँ पर आपकी चूंकि पार्टी से प्रत्याशी टूटकर आपके जो चूंकि कार्यकर्ता है या जो आपके बड़े नेता हैं वो कई जगह टूट कर गए, तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि उपचुनाव कांग्रेस के लिए कितने महत्वपूर्ण थे ये जो हो रहे हैं, और इससे चूंकि अब 2 साल बाद फिर हम चुनावी मोड में होंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये जो उपचुनाव है कहीं ये 2022 की अगर बात करें, अगले चुनाव जो आने वाले हैं, उसका सेमीफाइनल तो नहीं माना जा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा आप समझ सकते हैं। मैं आपको शुरू से अगर विस्तृत रूप से बताऊं तो ये चुनाव ही नहीं होने चाहिए थे। उपचुनाव, एक सरकार बनी थी, एक बहुमत के साथ सरकार बनी थी, ये सरकार को किस तरीके से गिराया गया, किस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ। कोरोना काल शुरू हो चुका था, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बोल दिया था कि प्लीज आप समझिए, कोरोना से बचिए, लेकिन लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। इनके केंद्रीय मंत्री, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी खुद बोलते थे कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आई, खरीद फरोख्त हुई, बेंगलोर में सिंधिया जी चले गए, जो भी हुआ आज वो पुरानी बात हो गई है, लेकिन वो मुद्दे जनता भूली नहीं है। इसके कारण वो उपचुनाव 28 उपचुनाव भी है और हुए, और आज भी जो उपचुनाव हो रहे हैं वो जनता को भ्रमित करके जिस तरीके से वो चुनाव जीतना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में बीजेपी अब सफल नहीं होगी। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई से लड़ना है, जनता को भी लड़ना है, आपको भी लड़ना है, मुझे भी लड़ना है, लेकिन धनबल बाहुबल अगर इन्होंने अगर इसी तरीके से सारी चीज़ करते रहे तो आने वाला समय बहुत ही खराब होगा और आप भी परेशान होंगे, मैं भी परेशान होऊंगा। इसलिए जनता आज जो चुनाव है ये 22 से हम नहीं जोड़ सकते। 22 का चुनाव तो आप खुद देखेंगे कि तब तक स्थिति कहाँ जाएगी, इनका मैनेजमेंट कहाँ जाएगा, इनका मिसमैनेजमेंट कहाँ जाएगा, 200 रुपये पेट्रोल का भाव होगा, ये कैसे उसको रोकेंगे, ये सब चीज़ें अभी आने वाले समय में देखी जाएंगी। लेकिन अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें जो विधायक हैं उन्होंने कोरोना में अपनी जान गंवाई थी, महंगाई अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो यही सब चीज़ें देख के जनता वोट करेगी। गुलरेज जी, एक बड़ी बात होती है कि जब कोई सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव लड़ती है तो विपक्ष हमेशा ये की आरोप लगाता है कि भाई धनबल बाहुबल का प्रयोग किया गया है। इस तरीके से हर कभी भी बात करें हम, चाहे जब आपकी विपक्ष की पार्टी सत्ता में हो या आपकी पार्टी सत्ता में हो या कहीं की भी बात करें, इस तरीके के इल्जाम लगते हैं। तो क्या इस तरीके से प्रयोग होता है क्या धनबल बाहुबल का? देखिए, इस तरह के इल्जाम लगते भी हैं और लगते भी रहेंगे, दुनिया भर में ही होता है। अमेरिका में भी ट्रम्प के ऊपर ये लगा रहा था, उस समय डेमोक्रेट पार्टी अब रिपब्लिकन इससे बातें कर रही है, लेकिन वास्तव में लोकतंत्र में ये नहीं होता है। लोकतंत्र तभी जीवित रहता है और हमारा लोकतंत्र पूर्णतः जीवित है जब जीवित है, क्योंकि वोटिंग की प्रक्रिया और दुनिया भर की एजेंसीज ये मानती है कि भारत में वोटिंग निष्पक्ष होती है। तो आप कौन से धनबल और बाहुबल की बात कर रहे हैं? जब किसी जमाने में हमारे यहाँ बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी तो वहाँ बाहुबल चलता था, लेकिन आज के समय मध्य प्रदेश तो बहुत उन्नत प्रांत है। एक और बीच में टूकना चाहूंगा। पहले जैसे कि आपने मुद्दा उठाया, बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे, बड़ी सुरक्षा लगा करती थी, लेकिन अब तो अगर बात की जाए मशीनों से चुनाव हो रहा है, या जैसे बात करें हम जो इस तरीके से अब छेड़छाड़ की बात की जाती है उस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से जिससे वोटिंग होती है, अगर बात की जाए तो उससे भी छेड़छाड़ की बात की जाती है। और अगर बात करें जैसे कि अभिनव जी ने कहा कि
धनबल बाहुबल का प्रयोग होता है, तो इसका उदाहरण एक दमोह भी है। अभिनव जी, इसके बारे में पूछना चाहूंगा कि अगर धनबल बाहुबल का सत्ता पक्ष प्रयोग करता है तो दमोह में ऐसा क्या हुआ जहां पर आप जीत गए? देखिए, राहुल लोधी कांग्रेस के एक युवा नेता थे जी, उन्होंने पार्टी छोड़ी। इसी तरीके से सचिन बिरला भी आप देख रहे हैं बढ़वा में जिस तरीके से उन्हें, वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे खंडवा के, सिस्टम के लोग रहे हैं ये लोग, राहुल लोधी हो चाहे ये, तो ये कांग्रेस के एक युवा नेता थे और इन लोगों को जनता जीत के आए थे। ये कांग्रेस के टिकट पे कई लोग, मतलब युवाओं को टिकट जिस तरीके से दिया गया था, ये लोग जीते थे कांग्रेस के टिकट पर और इन लोगों ने मेहनत करी थी। लेकिन जनता ने जब देखा कि जब इतने यंग और युवाओं को कांग्रेस आगे बढ़ा रही है, उनके विरोध में वोट गिरा ये, और विरोध में गिरा तो कांग्रेस जीती, वहां पर 25,000 वोटों से जीती। देखिए, ये सब चीजें मायने तब रखती हैं। अभी आप बोलेंगे कि यहाँ पर रह गांव में आपने कांटे की टक्कर बताई है कल्पना वर्मा जी और उनके बीच में। देखिए, उनके जहां टिकट वितरण तरीके से नहीं होता है, जनता रुष्ट होती है, नाराज होती है, तो पब्लिक उनको क्रॉस वोटिंग करती है, चाहे कांग्रेस की तरफ से करे चाहे बीजेपी की तरफ से करे। लेकिन अभी मुद्दा जो है सबसे बड़ा, वो बात पुरानी हो गई, आपने बात दमोह की कर दी। लेकिन अभी जो मुद्दा है, आप मार्केट में जाके देख सकते हैं, जनता लड़ रही है कि ये महंगा क्यों है, ये सस्ता करो हमें, ये नेगोशिएशन चल रहा है, महंगाई चरम पर है, पेट्रोल डलाने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे लोग अंदर से बद्दुआ दे रहे हैं सरकार को कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आने वाले समय में, आज अब बात कर रहे हैं ना 2022 में, आप देखना कि ये कितना बड़ा मुद्दा होगा। और ये इस चीज से भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हमें इस चीज से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम करना उसने शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया के हर ग्रुप्स में, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, सब जगह हिंदू मुस्लिम, क्योंकि अब उनके पास मुद्दा नहीं बचा है। मंदिर मस्जिद के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। इनके प्रोटेम स्पीकर जो रहे थे रामेश्वर शर्मा जी, उनका बयान आप देख सकते हैं, चादर और फादर से हमें दूरी रखना है। लेकिन खुद प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि अभी गोवा में चुनाव है। तो ये सब रंग रंगने वाली बातें हैं। इन सब चीजों को जनता समझ चुकी है और आने वाले समय में जनता इसका जवाब भी देगी भारतीय जनता गुलरेज पार्टी जी, को। जिस तरीके से चारों विधानसभा 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट की बात की जाए, आपका विश्लेषण क्या कहता है कि किस तरीके से वोट पड़े हुए हैं? और जैसे कि आपने कहा कि खंडवा में आप भी मौजूद थे, खंडवा के लिए कहा जा रहा था कि अगर अरुण यादव वहां होते तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा मुश्किलें होने वाली थी। लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, हमारी भी टीम वहां पहुंची थी, हम लोगों ने भी वहां पर विश्लेषण किया, तो चुनाव कहीं ना कहीं फंसा हुआ था अगर एक हिसाब से देखा जाए। आप क्या कहते हैं खंडवा, अगर लोकसभा सीट की बात करें, चूंकि जिस तरीके से कहा जाता है, राजनीतिक पंडित भी यही कहते हैं कि जो कि मोदी मैजिक है अभी खत्म नहीं हुआ है, तो अगर बात करें तो अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो वहां पर शिवराज मैजिक तो थोड़ा सा खत्म हुआ है, लेकिन मोदी मैजिक आज भी बरकरार है, क्या कहेंगे? नहीं, शिवराज मैजिक भी खत्म नहीं हुआ है। और जनता ने जो सौभाग्यवश मैं कहूंगा हमारे लिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि तात्कालिक रूप से आपके लिए हानिकारक होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में गेनफुल होती हैं। तो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज। तो कमलनाथ जी की 1.5 साल की सरकार का आना हमारे लिए ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज रहा, क्योंकि उस समय जनता ने देखा कि एक गुड गवर्नेंस का मॉडल किसको कहते हैं, सरकार चलाना किसे कहा जाता है और जुबान चलाना किसे कहा जाता है। और उसकी वजह से मैं आपको ये कहूं कि हमको वो 1.5 साल आगे 20 साल तक का लाभ दे गया। तो गुलरेज जी, टोकूंगा आपको 1 सेकंड के लिए। बिजली के कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हुए हैं, 35,000 से ज्यादा। जनता बिजली का बिल देख रही है अपना, किस तरीके से उनका बिजली का बिल आ रहा है। आप गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, यहां पर 100 रुपए 100 यूनिट का जो प्लान था कमलनाथ जी का, उसके बाद किस तरीके से उनने मॉड्यूल बनाया था कि इस प्रदेश में युवाओं को रोजगार देना है, वो सफल नहीं होने दिया। ये भी जनता समझ रही है। आज गांव-गांव में 17 साल के आपके मुख्यमंत्री जी का जो ग्लैमर था, आज आप खड़ा कर लीजिए, जय जय कमलनाथ, हर गांव में जय जय कमलनाथ हो रहा है। कमलनाथ जी के नारे हर जगह लग रहे हैं और जनता कमलनाथ जी से अटैच हो चुकी है। इसका रिजल्ट आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा, 23 में देखने को मिलेगा कि कमलनाथ जी किस तरीके से इस प्रदेश को आगे ले जाएंगे। आपने एक बात बहुत गलत बोली कि 1.5 साल की सरकार जो कांग्रेस की रही उसमें कुछ नहीं हुआ। 100 रुपए 100 यूनिट बिजली, अभी आप देख लो, कर्मचारी हड़ताल पे, उनको पैसे नहीं दे पा रही है। जनता के पास अनाप शनाप बिल आ रहा है, शायद आपके पास भी आ रहा होगा, हमारे साथी जो बैठे हुए हैं वर्मा जी उनके पास भी आ रहा होगा, सब परेशान है। तो ये बात आप मत करिए कि गवर्नेंस बिल्कुल आपकी अच्छी थी और कमलनाथ जी की खराब थी। चलिए, दोनों मेहमानों से 1 मिनट के लिए रुकना चाहूंगा। हमारे साथ जोवट से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं, राजेश। राजेश, क्या हालात हैं अभी, कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और क्या अभी
राजेश जैन से लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर से मैं आऊंगा गुलेज जी के पास। गुलेज जी, एक और बड़ी बात, जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि अगर बात की जाए खंडवा लोकसभा सीट की, तो खंडवा लोकसभा सीट में चूंकि आपने कहा कि आप वहां रहे हैं और आपने चूंकि चुनाव में जो कि एक आप पहुंचे थे वहां पर, आपने पूरा परिदृश्य देखा होगा। क्या कहेंगे आप? नंदू भैया का जलवा चूंकि जिस तरीके से बरकरार था, हालांकि दुर्भाग्यवश वो नहीं रहे, उसके बाद में वहां पर उपचुनाव हुआ है, क्या कहेंगे आप? अभी जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। नहीं, मेरा एनालिसिस तो 2.25 लाख से 2.5 लाख वोटों से हम जीत रहे हैं। ये ऐसा मेरा पर्सनल एनालिसिस है अभी इसको लेकर। और इनिशियली ये बात जरूर थी कि नंदू भैया के साथ जो उत्साह था वो नहीं होता था कार्यकर्ता में, लेकिन जैसे क्षण क्षण ये हुआ कि जब पाटिल साहब का व्यवहार कार्यकर्ता ने देखा तो वही झलक वापस दिख रही थी। और नई ऊर्जा के साथ जिस प्रकार से कार्यकर्ता ने घर घर जाके दस्तक दी और हर घर जाके दस्तक दी, तो उसने तो पूरा सिनेरियो बदल दिया। और निमाड़ की नैया नंदू भैया जो है, वो नंदू भैया की जो यादें, उनका काम और उनकी जो झलक दिख रही है पाटिल साहब में, वही वापस से नैया को पार लगाएगी और अच्छे बहुमत से लगाएगी। और अभी हमारे मित्र जो कह रहे थे कि घर घर कम में जाकर जय कमलनाथ की बात, तो मुझे तो कहीं नहीं दिखा कि कहीं पे लोग इनके कार्यकर्ता कुछ जरूर कहते हैं, वो भी इनके जो कमलनाथ गुट के हैं वो कार्यकर्ता जय कमलनाथ का नारा लगाते हैं। यहाँ तक कि अरुण यादव का जो फिर आपने गुलरेज जी वही बात कर दी, गुट वाली बात कर दी। गुट आपके यहाँ कितने चल रहे हैं वो आज पूरी प्रदेश की जनता जानती है कितने गुट चल रहे हैं। फिर आप मालूम है, आप पॉइंट से भटक के आप बिल्कुल सही बात करते हो, फिर थोड़ा सा आप अलग चले जाते हो, आप गुट की बात करने लगते हो। यहाँ कांग्रेस है, सिर्फ कांग्रेस, और कमलनाथ जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन गुलरेज जी, एक बात तो आपको माननी होगी कि जिस तरीके से रेगांव में एक परिवार के 5-5 सदस्यों ने अपने नामांकन भरे थे, तो गुटबाजी तो आपकी पार्टी में भी दिखी थी। मैं एक बात बोलता हूँ, देखिए गुटबाजी जो होती है ना, दुनिया में कहीं भी राजनीति हो, उस राजनीति का सच होता है, लेकिन हमारे पीछे जो आशीर्वाद के हाथ है वो आपको नहीं दिखते हैं। जैसे घर में एक 4 भाई भी एक घर में रहते हैं, तो वो जब तक एक छत के नीचे रहते हैं, जब तक वो घर का जो बाप है वह अपने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद सबको देता रहता है और सबको मार्गदर्शन देता रहता है। तो हमारा जो राजनीतिक परिवार है उसके पीछे जो आशीर्वाद के हाथ है वो ही हमको संगठित रखते हैं, वरना गुट राजनीति का सच होता है। लेकिन आपके पास ऐसा कोई आशीर्वाद के हाथ नहीं है, इसलिए कांग्रेस विभिन्न गुट में न केवल बटी हुई है बल्कि सर्कुलर फायरिंग स्क्वाड की तरह काम करती है कि जिसको गोल खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे पे फायरिंग करते हैं। और आप देखिए ना कि बोले जी, अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि रेगांव की बात करें तो रेगांव में 800 की लीड जो भारतीय जनता पार्टी ने ले रखी थी, अब सिर्फ 200 की लीड बची है, यानी कांटे की टक्कर रेगांव में देखने को मिल रही है। देखिए, मैंने इतनी 1 घंटे से आपके टीवी चैनल पे बैठा हूँ, मैंने एक बार भी, जब हम आगे थे तब भी कुछ नहीं कहा। मैंने क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये जो प्रारंभिक जो रिजल्ट आते हैं इनको क्रिस्टलाइज होने देना चाहिए। और मेरा हमेशा मानना है कि कोई भी विधानसभा या लोकसभा का चुनाव हो तो 11 साढ़े 11 बजे तक चीजें क्रिस्टलाइज होती है, तब तक बहुत तेजी से फेरबदल होते हैं। और मैं इसलिए उनको ऊपर ज्यादा ध्यान भी नहीं देता, चाहे हम बीजेपी की लीड हो या कांग्रेस की लीड हो, मैं उसको इतना ध्यान नहीं देता कभी भी, जब तक क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है रिजल्ट का। बिल्कुल। अभिनव जी, क्या कहेंगे आपकी 50-50 का मामला हो सकता है जिस तरीके से अब एकदम से रेगांव की बात करें या पृथ्वीपुर की बात करें? पृथ्वीपुर में भी अभी खबरें आ रही हैं कि कांटे की टक्कर चल रही है। और अगर बात करें जोबट की, हमारे पास राजेश जैन जुड़ चुके हैं। राजेश, जोबट की क्या हालात हैं अभी? कितनी दौर की जो काउंटिंग है हो चुकी है और कौन अभी आगे चल रहा है? राजेश, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? मुकेश, क्या हालात है अभी जोबट के? कितने दौर की अभी काउंटिंग हो चुकी है? नरेंद्र, अगर मैं आपको दोनों विधानसभा की बात बताऊं तो यहाँ पर खंडवा और बुरहानपुर को मिलाकर बीजेपी 5,932 वोटों से करीब आगे चल रही है जी। और खंडवा में क्या कितने से आगे चल रही है मुकेश? खंडवा में अभी लगभग टोटल, अगर मैं नरेंद्र जी अगर टोटल बताऊं मैं आपको तो 7,900 से आगे बढ़त है बीजेपी को।
अच्छा मुकेश, अगर एक हिसाब से देखा जाए, रेगांव की भी बात की जाए, चूंकि आपके आसपास दोनों विधानसभा और लोकसभा सीट है, तो रेगांव में अभी कितने दौर की काउंटिंग हो चुकी है और क्या वहां पर कितने वोटों से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो है आगे पीछे चल रही है? अगर रेगांव की बात की जाए तो वहाँ पर भी सामान्य सी स्थिति बुरहानपुर जिले जैसी ही बनी हुई है। वहाँ पर भी लगभग बीजेपी आगे चल रही है जी। चलिए गुलरेज जी, जिस तरीके से देखा जाए, आपने जो प्रेडिक्शन किया था खंडवा के बारे में, तो भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी लीड लेकर अभी चल रही है। गुलरेज जी, और आप मान के चलें कि 11:30-12 बजे तक ये 70-80 हजार तक पहुंच जाएगी, ऐसा मेरा जितना एनालिसिस है और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है और ग्राउंड जो मैंने देखा है वो कहता है। तो बड़ी इजीली सीटें निकल रही हैं और 2 तो मैंने चूंकि खुद देख चुका हूं और 2 मेरे मित्र लोग जो हैं, तो मेरे अनुसार चारों सीटें अच्छी तरह से निकल जाएंगी और मुझे अपेक्षा है कि पृथ्वीपुर भी 50,000 40,000 के आसपास से निकलेगी और इसका तो मैंने आपको कहा खंडवा का 2.25 लाख 2.5 लाख के आसपास से निकलेगी। बिल्कुल। अभिनव जी, लास्ट कमेंट आपसे जल्दी से, फिर एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद में नए मेहमानों के साथ जुड़ेंगे। गुलरेज जी का कहना है कि पृथ्वीपुर 50,000 के ऊपर जीतेंगे और यार गुलरेज जी, आप मतलब इतने सीनियर हैं और मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आपने शायद समझ बिना सोचे समझे कुछ ऐसा बोल दिया है जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। परे है अभी मैंने अपने भी उसमें देखा है और इलेक्शन की साइट्स पर भी देखा है कि पृथ्वीपुर में कांग्रेस बीजेपी जो है 170 वोटों से आगे है अभी, और रेगांव में कांग्रेस 750 वोट से आगे हो चुकी है रेगांव में। ये दोनों का मैं आपको बता रहा हूं। तो आप सुनिए, तो 50,000 तो आप बहुत ज्यादा, चलिए आपकी, मैं तो कह रहा हूं आप तो जीत भी बताते तो अपनी एक सोच के बताते, लेकिन आपने तो बिल्कुल ही, ऐसा लग रहा है मुझे कि फिर वही धनबल और बाहुबल की मैं बात करूंगा तो ऐसा लग रहा है कि आपने पूरा शायद तंत्री खरीद लिया हो। मेरे को चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से अब परिदृश्य बदल रहा है और शुरुआती रुझानों की बात करें तो अब कांटे की टक्कर 2 विधानसभा सीट में, चाहे रेगांव की बात करें, पृथ्वीपुर की बात करें, अब कांटे की टक्कर में कांग्रेस आ गई है सामने। अब थोड़ी देर बाद हम आपसे फिर रूबरू होंगे और एक ब्रेक के बाद में हम फिर आपको बताएंगे कि 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट में किस तरीके से कौन पार्टी अभी जिसका मंगल होगा। चूंकि आज मंगलवार है तो किसका होगा मंगल, इस खास कार्यक्रम में बने रहिए हमारे साथ। अभी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर आपके साथ रूबरू होते हैं।